हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा जो हमारे पास है, एक तो इंडिया ईरान रिलेशनशिप के बारे में एडिटोरियल आया है। कई दिनों से इंडिया ईरान के बारे में लगातार न्यूज़ में आ रहा है, तो आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा है। उससे काफ़ी क्लैरिटी हो गई है कि क्या ईरान में चल रहा है। उसके अलावा EIA के बारे में न्यूज़ है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। UN मीट चल रही है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन स्टार्ट हो गया है PGI में, तो उसके बारे में न्यूज़ है। हांगकांग के बारे में न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर, वो रेगुलर बेसिस में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से रिलेटेड जो भी उस न्यूज़पेपर में रही हो, वो हम लास्ट में रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में एज सच कुछ नहीं है कि जो नोट्स बनाने के काम आए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर राजस्थान SOG फाइल्स FIR आफ्टर टेप्स इमर्ज ऑन हॉर्स ट्रेडिंग। तो SOG का मतलब यहाँ पर है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो स्टेट पुलिस के अंडर आता है। तो SOG ने फाइल किया है FIR किसके अगेंस्ट? जो राजस्थान के MLA हैं कांग्रेस के, जैसे सचिन पायलट उनको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था एक तरीके से अपने पार्टी हाईकमान के अगेंस्ट, या अपनी बात पार्टी हाईकमान के साथ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से दो गुट बने हुए थे राजस्थान में। एक ग्रुप जिसको CM अशोक गहलोत लीड कर रहे थे, दूसरा ग्रुप सचिन पायलट। तो बहुत लंबे टाइम से उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो यहाँ पर राजस्थान SOG ने फाइल किया FIR। कुछ टेप्स इमर्ज हुए हैं जिसमें बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनका एक ऑडियो टेप है जिसमें वो ऑफर कर रहे हैं कि MLA को इतना इतना पैसा देंगे पार्टी छोड़ने के लिए। तो तब राजस्थान के SOG ने FIR फाइल करी है। हालांकि यूनियन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि ये तो मेरी आवाज़ है ही नहीं। तो कुछ लोगों का भी कहना है कि उनकी आवाज़ नहीं है। तो वहाँ पर पुलिस का भी कहना ये है कि हमें ऑडियो सोशल मीडिया से मिले हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा कम है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कल्स में बात हो रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा नो वन कैन टच एन इंच ऑफ इंडियाज टेरिटरी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक लेक्चर दिया। तो फिर इसमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने का ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा लेस देन 2% कोविड-19 पेशेंट इन ICU, मतलब जो भी कोविड-19 कोरोना के पेशेंट हैं, केवल 2% लोग ही ICU में हैं। तो सबको ICU में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और मिनिस्ट्री का कहना है कि रिकवरी रेट 63.3% है इस समय। रिकवरी रेट 63.3% का मतलब है जितने भी कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं, उनमें से 63% रिकवर हो चुके हैं। रिमेनिंग 37% ही अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसमें भी नोट्स बनाने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें चल रहा है कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में UPSC PCS डिफरेंट एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, तो आपके जो व्यूज़ हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस में देखना है कि क्या क्या कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। नोट्स एज सच नहीं बनाने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये भी स्टेट फाइन ट्यून से इट्स स्ट्रेटजी अगेंस्ट कोविड-19। अलग अलग स्टेट अपनी अपनी कोविड स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यूपी ने डिनाई करा है कि विकास दुबे का फेक इनकाउंटर नहीं था, वो एक्चुअल में इनकाउंटर करना पड़ा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल डालते हैं। UPSC से रिलेटेड SSC बैंकिंग का अलग टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम SSC बैंकिंग से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं। हमारा इक्वेशंस IAS ऐप है, जिसमें हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हम UPSC का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, बैंक SSC का भी, ओनली क्वांट के भी सेशंस आपको मिलेंगे। तो ये वाला एडिटोरियल जो है, ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। अब देखिए, ये जो एडिटोरियल है, कई दिनों से ईरान और इंडिया के बीच में जो चल रहा था, ईरान ने उनका जो
चाबहार से एक रेलवे लाइन अफगानिस्तान बॉर्डर तक जा रही थी, उस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर करा। तो कई दिनों से चल रहा था कि क्या इंडिया फेल हो गया अपनी स्ट्रैटेजी में, या ईरान ने, क्योंकि चाइना के साथ भी रिलेशनशिप उनके इम्प्रूव होते जा रहे हैं और चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ईरान में। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या ईरान इंडिया से दूर हो रहा है, चाइना के पास जा रहा है। इंडिया की फेल्ड डिप्लोमेसी को लेकर भी बात हो रही है कि ईरान में कैसी डिप्लोमेसी इंडिया की फेल रही। तो कई कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गया था इंडिया ईरान के रिलेशनशिप को लेकर, और ये एडिटोरियल काफी अच्छा है जिससे पूरा क्लैरिटी आ जाएगी कि इंडिया ईरान के रिलेशनशिप में 2003 के बाद से अब तक क्या क्या हुआ, किस वजह से इंडिया उससे बाहर हुआ है, या ईरान का एक्चुअल में कहना क्या है, न्यूज़ क्या थी। तो आपको इस एडिटोरियल को पढ़कर पूरा का पूरा समझ आने वाला है। अब इस एडिटोरियल में ऑथर ये कह रहा है कि इंडिया को अभी कंटिन्यू रहना है टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज्ड विद तेहरान। इंडिया को अभी भी अपने आप को कंटिन्यू रखना है, पॉलिटिकली एंगेज रखना है तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल तेहरान के साथ, चाहे उसकी पार्टनरशिप चाइना के साथ हो या ना हो। हमें ईरान के साथ अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखना है और हमेशा इंगेज रहना है ईरान के साथ। अब देखिए इसमें ऑथर क्या क्या कह रहा है। एक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाबहार पोर्ट से रिलेटेड, उसे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए इंडिया है या पाकिस्तान है, ये चाबहार पोर्ट है। देखिए अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी अगर हम ट्रेड के लिए देखें, मटेरियल सप्लाई या गुड्स के लिए, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स की सप्लाई होगी इधर से ज़्यादा होगी। इधर से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ईरान के रास्ते, तो अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंसी है इनके ऊपर ज़्यादा है। उसके अलावा इंडिया को भी अगर अफगानिस्तान को कोई भी माल सप्लाई करना है तो बीच में पाकिस्तान आ गया, तो पाकिस्तान बीच में है तो हम यहाँ से यहाँ पर सप्लाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमें ट्रेड करना है तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड करना है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऑल्टरनेट रूट हो। यहाँ से तो हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे, सेंट्रल एशिया में पहुँच नहीं पाएंगे, अफगानिस्तान भी पहुँच नहीं पाएंगे। तो ऑल्टरनेट रूट क्या है, हमारा जो कांडला पोर्ट है गुजरात से, वहाँ से शिप में सामान जाएगा और यहाँ पर चाबहार पोर्ट ईरान में, चाबहार पोर्ट से फिर एक रेलवे लाइन के थ्रू जाहेदन तक, जाहेदन ये अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है, फिर वहाँ से जाजरन तक भी एक्सटेंड होगी ये रेलवे लाइन, फिर ये रेलवे लाइन आगे काबुल तक भी अफगानिस्तान बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था, 2003 से हमारी बात चल रही है। एक तो चाबहार पोर्ट को लेकर, चाबहार पोर्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके अलावा रेलवे लाइन में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसको लेके बात चल रही थी 2003 से। अब रिसेंटली जो न्यूज़ में आया कुछ दिन पहले कि ईरान ने इंडिया को जो रेलवे लाइन है उससे बाहर कर लिया, रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से। चाबहार पोर्ट में तो अभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है और दिसंबर 2018 के बाद से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गया है। कई टन सामान जो है वहाँ से ट्रेड हो चुका है अलग अलग शिप्स में चाबहार पोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में आ सकता है चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो ईरान में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईरान ने इंडिया को बाहर किया, तो न्यूज़ ये थी कि ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया। हालांकि ईरान का कहना ये है कि हमने इंडिया को अभी बाहर नहीं किया है, इंडिया चाहे तो आगे हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि ईरान चाहे तो आगे जुड़कर फिर उस प्रोजेक्ट का पैसा वगैरह दे दे या रिमेनिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। तो ये ईरान का कहना है कि हमने बाहर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम है 628 किलोमीटर रेल लिंक है चाबहार से जाहेदन तक, ताकि ये कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक रहे, इंडिया की भी और ईरान की भी, अफगानिस्तान की, सबको फायदा होगा। ठीक है, ईरान ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया कुड ज्वाइन द प्रोजेक्ट एट द लेटर स्टेजेस, ये ईरान ने क्लैरिफाई किया है। कनेक्टिविटी, अब ये क्यों जरूरी था कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ एक कनेक्टिविटी मिल जाती, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान थ्रू ईरान इन ऑर्डर टू लेसन इट्स डिपेंडेंस ऑन कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहे, यहाँ पर कराची पोर्ट है, इधर ग्वादर पोर्ट है जिसे चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान के लिए, तो कराची पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी अफगानिस्तान की कम हो और चाबहार पोर्ट में ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी रिलेशन कई बार गड़बड़ रहते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ऑथर ने समझाने की कोशिश करी है कि क्यों ईरान ने इंडिया को बाहर करा। तो ऑथर ने समझाने की कोशिश करी है कि देखिए एक तो 2003 में अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि भैया हम ये चाबहार पोर्ट भी डेवलप करेंगे, रेलवे लाइन, ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन हुआ क्या था, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहे थे अलग अलग बहुत सारे,
तो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो यूएस ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई 2005 से 2013, उन सैंक्शंस के बीच में ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाई क्योंकि यूएस के सैंक्शंस थे। तो ये एक रीज़न था, इस वजह से ज़्यादा काम हो नहीं पाया। लेकिन हालांकि चाबहार पोर्ट में काफ़ी कुछ काम किया है पिछले कई सालों में, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये था कि 2005 से 2013 के बीच में। अब 2015 में चीज़ें इंप्रूव हुई। बराक ओबामा P5+1, बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे यूएस के, परमानेंट 5+1, 1 कौन है? जर्मनी। इन्होंने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा जिसे बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर था। इस एग्रीमेंट JCPOA में क्या था? ईरान को अपने सिविलियन और मिलिट्री प्रोग्राम को अलग अलग करना है और यूरेनियम एनरिचमेंट को रिड्यूस करना है। यूरेनियम एनरिचमेंट से क्या हो सकता है? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। तो यूरेनियम एनरिचमेंट को रिड्यूस करना है। उसके अलावा अपना जो स्टॉक है प्लूटोनियम का, उसे भी रिड्यूस करना है। तो ऐसे ऐसी चीजें थी और बदले में ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटनी थी। यूनाइटेड नेशन ने भी उस JCPOA को अप्रूव किया था। उसे ईरान न्यूक्लियर डील भी हम कह सकते हैं, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो 2015 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म होने की बात हुई 2015 में, क्योंकि JCPOA साइन हो गया, ईरान तैयार हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेंगे या कम करेंगे और बदले में हमारे ऊपर सैंक्शंस हटा दी जाए ताकि हम दुनिया के साथ ट्रेड कर सकें, बिजनेस कर सकें। तो फिर 2016 में, क्योंकि अब ऐसा हो गया, डेवलपमेंट हुआ, तो 2016 में फिर मोदी जी ने विजिट करा ईरान और फिर एग्रीमेंट साइन करा ईरान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो वहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ और एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में, जिसमें डिस्कस करा था कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा, जैसे रेलवे लाइन वगैरह पूरा का पूरा बनेगा चाबहार पोर्ट से, ये डिसाइड हुआ। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा चाबहार पोर्ट में, ये भी डिसाइड हुआ। लेकिन ये सब 2016 में डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए। 2016 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए यूएस में, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साथ ये ईरान के ऊपर आरोप लगाने स्टार्ट करे कि ये तो JCPOA को नहीं मान रहा है। हालांकि उसके चाहे एविडेंस ना मिले हों ईरान के अगेंस्ट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर करा कि हम JCPOA से बाहर हो रहे हैं और दोबारा से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। अब दोबारा क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई, ठीक है, तो फिर उससे क्या हुआ, फिर से प्रोजेक्ट थोड़ा सा लूज हो गया, ढीला पड़ गया, उसमें ज़्यादा काम नहीं हो पाया क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शंस चल रही हैं। और उसके अलावा ईरान को चाइना की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए JCPOA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर पास हो रहा है, UNGA में, तो यूनाइटेड नेशन में जब पास हो रहा है तो वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर हम पास करने की बात करें तो वहां पर अगर JCPOA के अगेंस्ट यूएस अगर वोट देता है तो वहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इंडिया तो परमानेंट मेंबर नहीं है, चाइना परमानेंट मेंबर है, रशिया परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, तो ईरान को चाहिए कि कोई यूएस के जो डिसीजंस है उस पर वीटो लगा सकें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूएस के डिसीजंस पे वीटो पावर लगा सके। वीटो पावर का मतलब है कि परमानेंट 5 में कोई भी डिसीजन होगा 5-0 से ही पास होगा, 4-1 से वो प्रोजेक्ट गिर जाएगा। तो क्योंकि ईरान को अपना भी सेफगार्ड देखना है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, चाइना के साथ भी ये इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। और 2016 में चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वहां विजिट करने गए थे, तब ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड हुई थी और चाइना ने कहा था कि हम आपसे ऑयल खरीदने वाले और गैस भी खरीदने वाले हैं। तो इकोनॉमिकली ईरान के फायदे का सौदा था उस समय। उससे ये भी फायदा होता कि चाइना क्या करता, अगर ईरान के अगेंस्ट यूएस कुछ करने की कोशिश करता है यूनाइटेड नेशन में, तो चाइना उसके अगेंस्ट वीटो ला सकता था। वीटो पावर का यूज करके ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगती। तो ये एक रीजन है, इसलिए ईरान जो है चाइना के क्लोज आ रहा है। हालांकि इसमें कुछ चीजें हैं, ईरान जो है, जो भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है चाइना के साथ, उसे पता है कि चाइना का जो बिजनेस क्लास है, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, तो इतने सारे अगर वहां पर इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कुछ प्रेशर भी हो। तो चाइना क्या है,
बैलेंसिंग एक्ट है एक तरीके से, मतलब वो ध्यान रखेगा हर चीज का, मतलब इंडिया के साथ भी अपने रिलेशंस ठीक रखेगा और चाइना के साथ भी रिलेशन ठीक रखेगा। उसका इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के साथ ईरान ने रिलेशनशिप खराब कर लिया। अभी हमें एक ऐसा मैसेज जा रहा था या न्यूज आ रही थी कि ईरान और इंडिया के रिलेशन खराब हो गए, इंडिया को बाहर कर दिया। तो फिलहाल ईरान का कहना है कि इंडिया बाहर नहीं है, इंडिया बाद में स्टेजेस में जुड़ सकता है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था। जो चीजें आप आर्टिकल को पढ़िए, जो चीजें समझ नहीं आती है गूगल करिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग काफी इंक्रीज होगी और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे JCPOA है वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें, अपना नाम लिखें, अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ कौन कौन से स्टेट के लोग देखते हैं। उसके अलावा एक ही एडिटोरियल है, बियॉन्ड द पेल, अशोक गहलोत has managed the crisis but राजस्थान is in for prolonged political drama। अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, अशोक गहलोत वहाँ के जो CM है कांग्रेस के, उन्होंने सारी चीजें फिलहाल मैनेज कर ली हैं, क्योंकि उनके 19 जो विधायक थे विद्रोह किया था उन्होंने अशोक गहलोत के अगेंस्ट। तो ऐसा लग रहा था क्या पता वहाँ की सरकार गिर जाए, जैसे कि MP में गिरी थी और MP में फिर BJP की गवर्नमेंट आ गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद। तो अब ऐसा फील हो रहा था कि क्या पता वहां भी सरकार गिर जाए, लेकिन फिलहाल जो अशोक गहलोत है उन्होंने चीजों को काफी अच्छे से मैनेज करा है। और इस एडिटोरियल में यही कहा जा रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ड्रामा और लंबा चलने वाला है, फिलहाल मैनेज हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एडिटोरियल को पढ़िए और समझिए, इसमें नोट्स वगैरह को आपको कुछ नहीं बनाने, ठीक है। इसमें भी नोट्स वगैरह सच बनाने का कुछ है नहीं। माइलस्टोन ऑफ मिलियन, क्योंकि अभी 10 लाख हमारे कोरोना के केसेस इंडिया में क्रॉस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड डेटा है। डेथ लो इंडिया में लो है, लेकिन इंडिया को वायरस के साथ फाइट करना है, डेटा के साथ नहीं। मतलब इसमें ये बोला है कि डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करना सरकारों को, क्योंकि कुछ आरोप भी लगते हैं डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई डेथ जो हो रही है उनको अंडर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ कोरोना के केसेस अंडर रिपोर्टिंग भी, अलग अलग आरोप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या अलग अलग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि 10 लाख हमारे यहाँ जो केसेज हैं क्रॉस कर चुके हैं। महाराष्ट्र में तो काफ़ी ज़्यादा हालत खराब है, वहाँ केसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एडिटोरियल उससे रिलेटेड ही है। उसके अलावा ये न्यूज़ में है, ड्राफ्ट EIA गिव्स लाइसेंस फॉर वायलेशन, ऐसा आरोप लगाया है। ये इसके नोट्स नहीं बनाने की CPI पोलित ब्यूरो वृंदा करात ने मोदी जी के ऊपर या BJP की सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये जो ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये केंद्र सरकार को लाइसेंस दे देगा कि वायलेशन करे। मतलब केंद्र सरकार को लाइसेंस देगा कि गरीबों की जमीन हड़प सके, आदिवासी लोगों को बेघर कर सके और गरीबों को नुकसान होगा। ये बिजनेस फ्रेंडली है पूरा EIA, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दी है। और क्योंकि आपको पता होगा कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट दोनों को मैनेज करना, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं तो एनवायरमेंट डैमेज होता है, और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर काम करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या किया जाता है कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनसे एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है या एनवायरमेंट कितना डैमेज होने वाला है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में यही सारी चीजें देखी जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ह्यूमन हेल्थ एस्पेक्ट्स, हर चीज देखी जाती है। बेनिफिशियल कितना है, एडवर्स कितना होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। EIA की फुल फॉर्म भी आ सकती है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, उसकी फुल फॉर्म, उसका जो उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो क्या है। ये इसके नोट्स नहीं बनाने की वृंदा करात ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि वो वायलेशंस करेंगे, लाइसेंसेस देंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, बस आपको फैक्ट्स वगैरह पता होने चाहिए।
उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो मीट हुई, मोदी जी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन में क्योंकि अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे इंडिया है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। तो उस समय जो पावरफुल कंट्री थी या जो वर्ल्ड वॉर जीते थे वो यूनाइटेड नेशन के P5 बने, जो परमानेंट 5 हैं वो विनर थे वर्ल्ड वॉर के। अब क्योंकि जो वॉर जीतेगा वही यूनाइटेड नेशन का मेंबर उस समय बन सकता था जो वॉर जीता है। तो इसलिए यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बने। और आज की सिचुएशन बहुत चेंज है, मोदी जी का कहना यह है। तो आज के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हर जो कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन सबको मिलना चाहिए, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसमें आर्टिकल में मोदी जी का कहना है। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट करता है WHO के वर्क को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल में से जुड़ी हुई, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेट करता है वर्क को। तो उनकी मीटिंग में ऐसा बोला है। तो आपको एक तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पता होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में एक तो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 15। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, ये है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग पार्ट हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और सेक्रेटरीट है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के ही पार्ट हैं। इन्हें पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, UNSC को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मोदी जी ने ये सब कहा है कि हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, इंडिया के बारे में बताया क्या क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस आर्टिकल में पढ़ना है, समझना है, सार्क से रिलेटेड भी है, ये सारी चीज़ें देखनी है। यूनाइटेड नेशन का थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है कि क्या है वो। ह्यूमन ट्रायल कोवैक्सीन का स्टार्ट हो गया है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी बना रही है, भारत बायोटेक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है और फिलहाल तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट 3-4 महीने देखना होता है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए लोगों के ऊपर। तो जिन 3 लोगों को अभी दिया है कोवैक्सीन, तो अभी तक उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। तो भारत बायोटेक कंपनी है, इंडिया की जो वैक्सीन है, इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा हांगकांग ने डिमांड करा है ताइवान के 1 चाइना डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए। हांगकांग में बेसिकली क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए ये ताइवान है, चाइना में क्या था, इसके लिए डिफरेंट पॉलिसी है, पूरा ताइवान है, हांगकांग भी चाइना का पार्ट है। चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम थे, लेकिन अब उन्होंने क्या करा है, 1 चाइना पॉलिसी। हांगकांग के लिए भी सेम पॉलिसी होगी जो मेनलैंड चाइना के लिए है। तो उससे क्या हुआ कि हांगकांग में प्रोटेस्ट भी चल रही थी चाइना की 1 चाइना पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगने की वजह से, तो वहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रही थी। अब ये ताइवान है, ताइवान आपको पता होगा 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जो एक्चुअल में चाइना में रूल कर रहे थे वो भाग के ताइवान आ गए। तो चाइना और ताइवान के बीच में रिलेशन खराब है। तो ताइवान के ऑफिशियल बहुत सारे हांगकांग में थे, तो चाइना के जो ऑफिशियल्स हांगकांग में, उन्होंने ताइवान को कहा है कि आपका वीजा हम तब तक एक्सटेंड नहीं करेंगे जब तक कि आप 1 चाइना पॉलिसी के ऊपर साइन नहीं कर देते, मतलब ताइवान एक्सेप्ट करे 1 चाइना पॉलिसी, क्योंकि ताइवान अगेंस्ट है चाइना की हांगकांग की पॉलिसीज की वजह से। तो ये एक न्यूज़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमारे पास है इंडियन पीनल कोड, सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन पीनल कोड में हमारे पास क्राइम रहता है, जैसे सेक्शन 302 मर्डर, और मर्डर में 7 साल या डेथ पेनल्टी, ये सब रहता है। और CRPC प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें क्रिमिनल के साथ कन्विक्शन तक क्या करना है, तो वो सब रहता है, उसको अरेस्ट करना है, बेल देनी है, तो ये सारी चीजें CRPC में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो IPC इज अ फंडामेंटल criminal law which is enforced in the country, or CRPC denotes the procedure